Hicks, that is Professor J.R. Hicks, defines economy as a system of mutual exchange. इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया है प्रोफेसर हिक्स ने? ही अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट डज इकोनॉमी मीन? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज, जहां पे कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए. इट मीन्स वी डिपेंड अपॉन ईच अदर. कोई भी इस इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट नहीं है, बट इंस्टेड ईच एंड एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. So obviously some person is having one good, the other person is having other good, and everybody wants to exchange that. In old days, in a village, a cobbler would make shoes in return for wheat from the farmer. तो ये barter system आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, अपने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा. In olden days this was the system that जो मोची है वो जूते बना रहा है, जो किसान है वो धान उगा रहा है, और दोनों आपस में वो एक्सचेंज कर लेते थे. This system of exchange was known as barter system. It is a system of exchange in which goods are exchanged for goods. और barter system को हम CC economy भी कहते थे, because in this kind of economy the commodities were exchanged with commodities. So the barter system is also termed as CC economy. Okay, barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods, that is CC economy is the one in which commodities are exchanged for goods or for commodities. That C and C, that is commodities are exchanged for commodities. Fine, let us move further. ये बहुत जनरल एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें मैं ऐसा कोई ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ इसको, बिकॉज ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है और आप समझते भी हैं इस बारे में. Hence, CC economy is an economy dominated by barter system of exchange. So barter system of exchange क्या है? Barter system of exchange is a system where goods are exchanged with goods. What were the disadvantages of barter system? Or we can say the disadvantages of barter system only given the evolution to money. अगर barter system में कोई disadvantages, limitations, drawbacks नहीं होते, तो आज की डेट में भी मनी इवॉल्व नहीं हुआ होता. The drawbacks of barter system only has given evolution to money. So it is important to understand and to study the demerits and disadvantages of barter system. Following are the principal drawbacks, that is main drawbacks, the principal drawbacks of barter system of exchange. What are those? There are total 4 in that one. First one is difficulty of double coincidence of want. डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट क्या होता है, पहले तो ये समझे आप. देखिए अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कॉबलर और फार्मर का. मान लीजिए कॉबलर ने शूज बना के रेडी कर लिए, और अब उसके घर में जो वीट है वो खत्म हो गया, तो वो फार्मर के घर पे गया, बोला मुझे आप 1 किलो वीट दे दीजिए, और इसके बदले में मैं आपके लिए देखिए बड़े सुंदर से एक जोड़ी जूते लेके आया हूँ. तो जो फार्मर था वो बोला मैंने तो पिछले महीने आपसे जूते लिए थे, अभी मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, तो कुछ और हो तो दीजिए, वरना मैं आपको वीट नहीं दूंगा. यानी कि अभी वांट कॉबलर की तो है, लेकिन फार्मर के पास में वांट नहीं है. फार्मर डू नॉट वांट द आर्टिकल कॉबलर इज हैविंग, दैट इज शूज. तो ये क्या हो जाता है? डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. यानी कि दोनों तरफ से वांट होना चाहिए, और कोइंसिडेंटली ऐसी चीज की होनी चाहिए जो हमारे पास में है वही सामने वाले को चाहिए होनी चाहिए. ऐसा हमेशा पॉसिबल हो नहीं पाता है. So this is the first one, that is difficulty of double coincidence of wants. This was the first drawback, first demerit of barter system. Double coincidence of wants implies that goods in possession of two different individuals must be useful and needful by each other. दो अलग अलग लोगों के पास जो है वो एक दूसरे, वो उनको दोनों को चाहिए होना चाहिए, मीन दोनों को एक दूसरे को जरूरत होनी चाहिए उस आइटम की, और ऐसा हमेशा होना हो जरूरी नहीं है. सेकंड ड्रॉबैक वाज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. अभी अभी अब जैसे अब सिंपल से अपन बात करें आज के टाइम की, तो 1 kg ऑफ वीट यू कैन गेट अप्रोक्सीमेटली इन 30 to 35 रुपीज पर kg ना. गेहूं अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, वैसे मुझे गारंटी है कि आप 4 लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, चारों को नहीं पता होगा कि मार्केट में गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज these days we just buy a ready-made flour.
So I am damn sure that you people must not be aware about the prices of wheat, but shoes की prices तो aware होंगे. शूज तो अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 के आएंगे, ठीक है, और वीट का प्राइस है 30 to 40 रुपीज पर केजी. अब आप सोच के देखिए क्या यहाँ पे कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू बनी. अगर हम फॉर 1 पेयर ऑफ शूज 1 kg ऑफ वीट एक्सचेंज कर रहे हैं, 1 kg ऑफ वीट जिसकी प्राइस है 30 to 35 रुपीज, 1 पेयर ऑफ शूज जिनकी प्राइस है 400 to 500 रुपीज, क्या ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ. तो ये एक सेकंड डिमेरिट बन जाता है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. How can you develop any system of accounts when you do not have any common unit of value? आप लोगों को याद होगा अकाउंटिंग में क्लास 11th में आप लोगों ने अकाउंटिंग के डिमेरिट्स या फिर अकाउंटिंग के फीचर्स जब पढ़े थे तो उसमें भी ये था दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एंड उसमें एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ने क्या कहा था? व्हाइल रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, money is the common denominator, money is the common unit of value. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अगर आप लोगों को याद आ रहा हो क्लास 11th में टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़े थे, जिसमें से एक था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स व्हिच हैड स्टेटेड that while recording each and every transaction in the books of accounts, money plays a common unit of value, money is a common denominator. ठीक है, अब मान लीजिए वही मनी ना हो तो रिकॉर्ड कीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप 4 टेबल्स, 10 चेयर्स, 1 टेबल फैन एंड 1 बिल्डिंग, कैसे आप ऐड करोगे और कैसे रिकॉर्ड करोगे अगर मनी वैल्यू नहीं होगी इनकी? तो इट विल बी अ इम्पॉसिबल सिचुएशन. सो how can you develop any system of accounts when you do not have any common unit of value? Evolution of money offered a common unit of value. हर चीज को आप पैसे में उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसे वैल्यू कर सकते हैं, एंड therefore a system of accounting, तो अकाउंटिंग के लिए वो बेनिफिशियल रहता है. Let us to come to the third demerit, third disadvantage of barter system. The third is lack of a system for future payments और collateral payments. अब देखिए पहले तो हम दोनों वर्ड्स का एक एक करके मीनिंग समझे. फ्यूचर पेमेंट्स ये तो आप लोग सब समझते हैं, क्रेडिट पे गुड्स सेल परचेज किया जाता है तो वो फ्यूचर पेमेंट का एग्जाम्पल ही तो है कि आज आपने माल बेचा और आपको 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, या फिर आपने आज माल खरीदा और 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो ये फ्यूचर पेमेंट हो गया. ठीक है. कोलेटरल पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल, नॉट कोलेटरल, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, यानी कि आपने आज एक पेमेंट कर दिया एक कॉन्ट्रैक्ट का और फिर वो 2 महीने 3 महीने जो भी काम है वो पूरा चलता जा रहा है. जैसे रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठेका दिया जाता है और फिर वो काम चलता रहता है. मनी है तब तक तो ठीक है. अदरवाइज अगर आप फ्यूचर पेमेंट में दूसरी किसी आइटम को सोचें, फॉर एग्जाम्पल समर मंथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, समर मंथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, इसके बदले में हम आपको एक रेफ्रिजरेटर देंगे. वो काम कंप्लीट होते होते नवंबर आ गया. अब नवंबर में वो रेफ्रिजरेटर क्या काम का? क्यों? क्योंकि वेदर चेंज हो गया. तो फ्यूचर पेमेंट के हिसाब से जो बार्टर सिस्टम है वो एप्रोप्रिएट नहीं था. कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स वुड certainly be very difficult under barter system of exchange. ठीक है, तो 3 तो हो गए. इसके बाद में हमारे पास में आता है इसका फोर्थ डीमेरिट. मैं इसके पीडीएफ सब आप लोगों का मींस स्क्रीनशॉट्स अब मैं नहीं ले रहा हूं बिकॉज पूरा पीडीएफ ही सेंड करते तो अब स्क्रीनशॉट अलग से लेने की जरूरत नहीं है ना. Fourth demerit was lack of system for storage of value or storage of purchasing power. अगर आप मनी को बैंक में स्टोर करके रखते हो तो क्या आपको कुछ उसकी वैल्यू मिलती है? ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलता है ना, पैसा अगर सेव करके रखते हैं तो. लेकिन अगर गुड्स को आप कहीं पे स्टोर करके रखोगे तो क्या उसकी आपको कोई वैल्यू मिलेगी? ऑब्वियसली नॉट, बल्कि खराब और हो जाएंगी समय के हिसाब से, है ना. सो लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज of value of storage of value और storage of purchasing power. तो जो बार्टर सिस्टम था वहां पे स्टोर वैल्यू नहीं मिलती थी, मनी सिस्टम में स्टोर वैल्यू मिलती है. अंडर बार्टर सिस्टम वेल्थ इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स. गेहूं अनाज इस फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है. ठीक है, मनी तो था नहीं. स्टोर ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गुड्स is subject to some problems such as
कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, हाँ ये भी बात है कि उनको प्रिजर्वेशन पे भी खर्चा आएगा, गोडाउन्स में भर के रखना पड़ेगा, उस पर भी पैसा लगेगा, लॉस ऑफ वैल्यू, थोड़ा खराब भी हो सकता है, एटसेट्रा. Thus, a very idea of storing goods as a means of savings seems to be ridiculous. तो कोई भी सामान अगर आप स्टोर करके रखें, अभी मैं एक सीरीज देख रहा था, नाम तो शेयर करना कोई सेंस नहीं, बट उसका एक जो समरी है वो बताता हूँ. उसमें ये था कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट आप लोग सब जानते हैं, वहां पे 7 ईयर्स के लिए ड्रॉट सिचुएशन आने वाली थी, 7 साल तक के लिए सूखा पड़ने वाला था. बहुत पुरानी बात है, अप्रोक्सीमेटली कुछ 500 BC के आसपास की बात है. तो बहुत 7 साल के लिए कंटिन्यूस वहां सूखा पड़ने वाला था. तो वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा कि आप अनाज को इकट्ठा करें और इतना सारा हम इकट्ठा करके रख लेंगे गोडाउन्स में कि अगले 7 साल तक उसको हम काम में ले लेंगे, वो हमारे सूखे का असर नहीं पड़ेगा. बट हुआ क्या, जो उन्होंने स्टोर करके रखा था 2 साल में वो सारा खराब हो गया. कितना अनाज आप रख सकते, कितने साल तक रख सकते हो, साल, 1.5 साल, 2 साल, अल्टीमेटली खराब होगा. लेकिन हाँ, अगर मनी होता तो मनी को तो स्टोर कर सकते थे. अगर मनी स्टोर किया होता तो उनके कंट्री में ड्रॉट सिचुएशन थी, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेते गुड्स को. ठीक है, अपन अभी भी करते ही हैं. ठीक है. So these were the 4 demerits or drawbacks of barter system which have given evolution to money. इनकी वजह से ही मनी इवॉल्व हुआ, एग्जिस्टेंस में आया. क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हाउ. यानी परचेज का और सेल का जो एक्टिविटी है वो पहले सेम होता था बार्टर सिस्टम में, तो इस हाथ दो उस हाथ लो, गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करना था ना. लेकिन मनी के आने की वजह से ये दोनों एक्टिविटीज सेपरेट हो गई हैं. एक जगह से हम चीज खरीदते हैं, दूसरी जगह ले जाके बेचते हैं. It has been made possible due to existence of money. Under the barter system of exchange, acts of sale and purchase of an individual were to occur at the same point of time. एक ही जगह पे हो रहे थे. But to buy a thing, an individual must at the same time sell something needed by the other person. एक चीज अगर उसको खरीदनी है तो दूसरी चीज उसे बेचनी पड़ेगी. Also, sale and purchase by an individual must be of equal value. ये भी एक बहुत बड़ा problematic situation थी कि जो हम exchange कर रहे हैं वो बराबर रेट का, बराबर वैल्यू का होना चाहिए, वो पॉसिबल हो नहीं पाता था. With the introduction of money as a medium of exchange, with the introduction of money, an individual can buy a thing with money without selling anything at the same time. Likewise, he can sell a thing for money without buying anything at the same time. Thus, with the introduction of money, acts of sale and purchase are separated. Clear है? कहीं भी कोई डाउट लगे किसी स्टेज पे, do not hesitate to raise your queries, doubts, है ना, बीच में ही आप पूछ लेना. Meaning of money. Meaning of money. According to Crowther, money can be defined as anything that is generally accepted as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store value. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो ये क्रोथर की डेफिनेशन बन जाएगी. कौन से 3 वर्ड्स? सबसे पहला एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. दूसरा कहाँ गया, एक्ट्स एज अ मेजर एंड अ स्टोर वैल्यू. हाँ, ये ले लीजिए, चलिए, एंड एक्ट्स एज अ मेजर और स्टोर वैल्यू. तो ये अगर आप याद रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो सबसे पहला तो जनरली एक्सेप्टेड हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है छोटा बड़ा, किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का, हर पर्सन किसी भी चीज के एक्सचेंज में, मनी के एक्सचेंज में 1 सेकंड में दे देगा. ठीक है, बिकॉज मनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री की अथॉरिटी है, तो ये इमीडिएटली एक्सचेंज हो जाता है. तो सबसे पहला वो जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, और दूसरा उसकी स्टोर वैल्यू होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम रखें
तो उस पर रखने पे भी खर्चा आए और कुछ साल बाद मालूम पड़ा कि वो खराब हो गया। तो स्टोर वैल्यू होनी चाहिए और जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं मनी। दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय क्रोथर। ये तो क्रोथर यानी कि एक ऑथर की डेफिनेशन है। देखें लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या कहता है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी कुछ अलग है और फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी कुछ अलग है। लीगल डेफिनेशन मनी का मतलब है जो कि लॉ ने डेफिनेशन दे रखी है लॉ में, और फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब है कि मनी क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे उसकी फंक्शनल डेफिनेशन बनती है। यानी डेफिनेशंस भी अलग अलग तरह से हो सकती हैं। कोई किसी पर्टिकुलर ऑथर ने दे दी, अभी मैं कोई एक डेफिनेशन दे दूं, इट विल बी कॉल्ड एज द अकॉर्डिंग टू कुणाल सिंघल, लेकिन वो लीगल हो या ना हो वो तो जरूरी नहीं है। लीगल डेफिनेशन का मतलब लॉ में क्या दिया है, तो देखते हैं लीगल क्या है। लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉ ने प्रोक्लेम किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कुछ साल पहले की बात है, मनी को लॉ ने उस प्रोक्लेमेशन रिमूव कर लिया था। याद होगा आप लोगों को, 1,000 रुपए के नोट थे, 500 के और 1,000 के नोट, लाइनें लगी थी लंबी लंबी। डीमोनेटाइजेशन आया था, अभी तक प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप लोग डीमोनेटाइजेशन का उस वजह से। ठीक है, तो क्या हुआ था, वही सेम वैसा ही नोट था जो इतने सालों से चल रहा था। अचानक से लॉ ने उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोक्लेम करना बंद कर दिया। लॉ हैज रिमूव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम इट। तो फिर वो क्या रह गया, वो सिंपल कागज का टुकड़ा रह गया। ठीक है, यह है लीगल डेफिनेशन। लीगली व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन अदर वर्ड्स, इट इज लीगल टेंडर। It means people have to accept it legally for different payments. तो लीगल टेंडर का मतलब कि वो ऐसी चीज है जो हर पर्सन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा लीगली, और कोई उसको मना नहीं कर सकता। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा 10 रुपए के कॉइन कुछ जगहों पे नहीं चलते हैं, है ना, तो मना नहीं कर सकते। जो ये क्राइम है, करेंसी को मना करना, इट इज ए क्राइम। तो इट इज लीगली एक्सेप्टेड, every person has to accept. Currency is also called fiat money, और करेंसी को हम fiat money भी कहते हैं because it commands fiat, that is order, that is authority of the government. fiat money का क्या मतलब है, या फिर fiat का क्या मतलब है? fiat का मतलब है the authority of the government, the order of the government. तो मनी के ऊपर किसकी अथॉरिटी होती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। ठीक है, करेंसी पे। और जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अथॉरिटी है। तो ये था लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, जिसमें आपको मेनली कौन से वर्ड्स ध्यान रखने हैं। टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया, देखिए मेरी स्क्रीन पे दोबारा से। तो एक तो आप याद रखेंगे इसको, दैट इज एनीथिंग विच इज प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे आप मनी कह सकते हैं, लीगल डेफिनेशन, लॉ जिसको प्रोक्लेम करे। दूसरा, विच इज ए लीगल टेंडर। तीसरा, विच इज लीगली एक्सेप्टेड, पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट लीगली, मना नहीं कर सकते, वो लीगल डेफिनेशन में आता है। और विच इज हैविंग एन ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी का क्या मतलब है? फिएट मनी मीन्स द मनी विच कमांड एन अथॉरिटी और द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। और लिखा तो होता है करेंसी नोट पे, क्या लिखा रहता है? आई क्या पढ़ा है किसी ने? एक्सेप्ट टू पे द बियरर द सम ऑफ, जितने रुपए का नोट होगा उतने, सपोज 100 रुपीज का नोट है तो आई एक्सेप्ट टू पे द बियरर ₹100। तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन ये अपना अथॉरिटी दे रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है कि इस करेंसी नोट के बदले में हम आपको 100 रुपीज देने का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो ये था लीगल डेफिनेशन। और अब जल्दी से हम फंक्शनल डेफिनेशन देख लेते हैं और बस उसके बाद में क्लास ओवर करते हैं। Functional definition of money. It refers to the money as anything that performs 4 basic functions. कोई भी ऐसी चीज जो ये 4 basic function perform करेगी उसे हम money कह देंगे। So functional definition का मतलब the definition based over the function it perform. सबसे पहला, it serves as a
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, हर चीज को मेजर करने के लिए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हो जाए। थर्डली, इट सर्व्स एज अ मीन्स फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, है ना, डेफर्ड पेमेंट्स या फिर फ्यूचर पेमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए यूज आ सके। और लास्ट इसमें आता है इट सर्व्स एज द स्टोर वैल्यू, जिसको अगर हम सेव करके रखें तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ उसकी वैल्यू मिले। ये चार फंक्शन जो परफॉर्म करेगा उसे हम कह देंगे मनी। तो टोटल 3 तरह की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। सबसे पहली गिवन बाय ऑथर, सेकेंडली इट वाज लीगल डेफिनेशन, एंड थर्डली इट इज अ फंक्शनल डेफिनेशन। किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ये एक और ले लेते हैं। कितनी देर बची है? 6 मिनट। जी हो जाएगा। नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। अब मनी की डेफिनेशन जो है ना, वो नैरो डेफिनेशन भी होती है, ब्रॉड डेफिनेशन भी होती है, डिपेंड करता है हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते, समझते हैं और सोचते हैं। तो देखिए क्या है नैरो डेफिनेशन और क्या है ब्रॉड डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी कि फंक्शनल डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो कि 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? सबसे पहला कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू एंड फ्यूचर पेमेंट, मीन्स ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये 4 फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में आता है। इज अ नैरो डेफिनेशन, ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, ब्रॉड नहीं है। इन अदर वर्ड्स, in its narrow definition, money includes only those things which fulfills functional definition of money। तो नैरो डेफिनेशन क्यों कह रहे हैं इसको, कि सिर्फ ये जो 4 फंक्शन परफॉर्म करेगा सिर्फ आप उसी को मनी कहेंगे। उसके हिसाब से तो अपन करेंसी नोट्स को मनी कह देंगे, लेकिन ये बैंक ड्राफ्ट वगैरह इनको मनी नहीं कह सकेंगे, ठीक है। अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी ऑल्सो इंक्लूड्स time deposits, also known as term deposits, also known as fixed deposits with the banks or post offices as a component of money। तो अगर आपने अपने कुछ पैसा सेव करके रखा है फिक्स डिपॉजिट में बैंक में, उसे भी हम मनी में ले लेते हैं जब, तो वो नैरो डेफिनेशन से ब्रॉड डेफिनेशन बन जाता है। समझ में आ गया? नैरो डेफिनेशन में किसको लेंगे? द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी को। और उसी के साथ में फंक्शनल डेफिनेशन के साथ में जब आप टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस बोथ, ये बोथ लेना, एक मत ले लेना। ब्रॉड डेफिनेशन में हमें टाइम डिपॉजिट और टर्म, ये एक ही मीनिंग होता है। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट तीनों का एक ही मीनिंग होता है। तो ये डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस जो हैं उसे भी अगर हम ऐड कर दें तब वो डेफिनेशन नैरो डेफिनेशन से बन जाती है ब्रॉड डेफिनेशन। जी आज का यहीं तक। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो माइंड में तो पूछिए। कल हम शुरू करेंगे मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी से। होता है ना कि बीच बीच में ऐसा होता रहता है कि कॉइन्स को गला गला के और है ना मेटल में बेच देते हैं लोग। तो वो मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी वो पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, और इसको स्टॉक का